हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जो वैकेंसी 2024 में आई हुई है, और साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए फ्रेंड्स बिहार स्पेशल के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चन को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस कर लेंगे। देखिए, ये सारे के सारे प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं जो है ये बीपीएससी के द्वारा ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो एक बार इनको देख लीजिएगा, निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप बीपीएससी टीआरई की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बीपीएससी टीआरई 3.0 और बीपीएससी टीआरई 4.0 से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और फटाफट इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहां कहीं भी आप हैं वहां पर शेयर कर दीजिए। एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जो वैकेंसी 2024 में आई हुई है, जिसका फिर से री एग्ज़ाम लिया जाएगा, और साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बिहार स्पेशल के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये सारे के सारे प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ऑलरेडी बीपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। इसीलिए सेशन को ध्यानपूर्वक पूरा अटेंड करिएगा। एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए। चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यह प्रश्न जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 2024 में इसी साल पूछा गया है। प्रश्न है कि राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आंसर सबको कमेंट करना है, आंसर सभी लोग कमेंट करते चलिएगा और जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा उसको भी ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना जो है यह कब हुई थी, तो 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, जनता दल यूनाइटेड का स्थापना अगर आपसे पूछा जाए, जनता दल यूनाइटेड का गठन, तो ये वर्ष 2003 में हुआ था। इसे भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं, राष्ट्रीय पार्टियां कितनी हैं, तो ये 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। कौन कौन सी हैं, तो देखिए, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है, तो एक आम आदमी पार्टी हो गया, दूसरा भारतीय जनता पार्टी हो गया, तीसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया, चौथा बहुजन समाज पार्टी हो गया, पांचवा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी हो गया, उसके बाद छठा नेशनल पीपुल्स पार्टी हो गया। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाबू कुंवर सिंह का देहांत किस वर्ष हुआ है। ये भी प्रश्न जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 2024 में इसी साल पूछा गया है। देखिए, इन्होंने जो है बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया था। ये प्रश्न तो ऑलरेडी बीपीएससी पूछता ही पूछता है और कई बार पूछ भी चुका है। और देखिए फ्रेंड्स, जो बाबू कुंवर सिंह हैं, इनका जन्म अगर पूछा जाए तो 1777 में, याद रखिएगा, और इनका देहांत जो हुआ था, इनका देहांत 1858 में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए 1858 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, बताइए। राइट आंसर इसका क्या होगा। ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया है। तो देखिए, पटना जिले के अंतर्गत जो है फ्रेंड्स 2 संसदीय क्षेत्र हैं। कितने, 2 संसदीय क्षेत्र हैं और 14 विधानसभा क्षेत्र हैं। 14 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 14 विधानसभा क्षेत्र हैं और 2 संसदीय क्षेत्र है। तो आप इसे भी साथ साथ ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न करेंगे और एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे। और इसी प्रकार से मैंने जो है बीपीएससी टीआरई में जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं टीआरई 1, 2 और 3 में, उनको मैंने आपको कवर कराया हुआ है। ढेर सारे वीडियोज़ हमने कवर कराए हुए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सज़ा दी गई थी। मुजफ्फरपुर बम कांड बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना जो है ये हुई थी कब, तो 30 अप्रैल 1908 की ये घटना है।
30 अप्रैल 1908 को। और इसमें जो व्यक्ति संदिग्ध थे ये आपके कौन थे, तो खुदीराम बोस थे और प्रफुल्ल चाकी थे। ठीक है, क्रांतिकारी खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने इसको अंजाम दिया था। और जो आपका जिला न्यायाधीश था किंग्सफोर्ड, इसकी हत्या का प्रयास किया गया था, लेकिन गलती से बम जो है कैनेडी की गाड़ी पर गिरी थी और उसकी पत्नी और पुत्री की इसमें मृत्यु हो गई थी। इसके बाद क्या हुआ था कि प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था और खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को जो है फांसी की सज़ा दी गई थी। तो यहाँ पर खुदीराम बोस राइट आंसर हो जाएगा। कब? 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दी गई थी। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करिए। तो देखिए बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 में, और ऑप्शन में देखिए 1912 दिया ही नहीं गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। और उस समय जो है बिहार में उड़ीसा सम्मिलित था और बिहार और उड़ीसा अलग हुए 1936 में, और फिर बिहार से झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने चंपारण यात्रा जो है किस वर्ष किया था। इजी प्रश्न है बट इम्पॉर्टेंट है। महात्मा गांधी ने चंपारण यात्रा जो है किस वर्ष में किया था। तो गांधी जी ने चंपारण की यात्रा किया था 1917 में, और भारत में इनका पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं और डिटेल में मैंने भी कई बार बताया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में पूरी डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, ये सब ऑलरेडी आप जानते हैं। चलिए ये प्रश्न देखिए बीपीएससी टीआरई 3.0 2024 में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स प्रश्न है हमारा कि 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था। चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से मुंगेर में वर्ष 1922-23 में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह जी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर देखिएगा शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह जी के द्वारा वर्ष 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अच्छा बिहार प्रांतीय किसान सभा है एक क्या है, बिहार प्रांतीय किसान सभा, इसका गठन किसने किया था। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। कब किया था, तो 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बीपीएससी का। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे। चलिए सभी लोग आंसर बताइएगा। तो देखिए बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र का प्रकाशन 1918 में सैयद हैदर हुसैन के द्वारा किया गया था, और सर्चलाइट सप्ताह में 2 बार प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी समाचार पत्र था। मुरली मनोहर प्रसाद बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक थे। तो राइट आंसर हो जाएगा मुरली मनोहर प्रसाद, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा एक पुस्तक पूछा जाता है कि देशेर कथा जो है, देशेर कथा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देशेर कथा जो है यह पुस्तक किसने लिखी है। तो देशेर कथा को लिखा है सखाराम गणेश देवस्कर ने। इसे भी आप याद रखिएगा, बीपीएससी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी है, तो सखाराम गणेश देवस्कर ने देशेर कथा लिखा है। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न कि बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ था। बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ था। तो देखिए बिहार में किसानों को संगठित करने और इनकी कठिनाइयों का निदान करने के उद्देश्य से 1929 में 1929 में यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर प्रांतीय सभा का स्थापना हुआ था, और स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे, जैसे मैंने आपको बताया भी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स देखिए चलिए अगला प्रश्न कि बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी। पहली बार चाय बागानों की स्थापना जो है ये की गई थी, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा।
राइट आंसर फ्रेंड्स इसका क्या होगा? सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, बिहार में चाय बागान पहली बार ठाकुरगंज किशनगंज में स्थापित किया गया था, ठीक है ना। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिहार में चाय बागान पहली बार ठाकुरगंज, जो कि किशनगंज में पड़ता है, वहीं पर स्थापित किया गया था। चलिए, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठाकुरगंज, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठाकुरगंज। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? चलिए बताइएगा, इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? बता दीजिए, राइट आंसर इसका क्या होगा। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यह जो है, यह कांवर झील है। यह एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील है, बिहार में कांवर झील, और यह बिहार के बेगूसराय में स्थित है। और यह बिहार का एकमात्र रामसर आर्द्रभूमि स्थल है, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। रामसर साइट है बिहार का यह एकमात्र। कांवर झील जो कि कहाँ पर है फ्रेंड्स? कांवर झील बेगूसराय में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात है? बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात है? चलिए बताइएगा, बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात है? सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। बिहार के किस जिला में तेलहर कुंड जलप्रपात है? तो देखिए, तेलहर कुंड जलप्रपात जो है ना फ्रेंड्स, ये आपका कैमूर जिला में पड़ता है, ठीक है ना, कैमूर जिला में पड़ता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इनसा ऑप्शन नंबर देखिए कैमूर दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तेलहर कुंड जलप्रपात। अच्छा, एक ककोलत जलप्रपात है, एक ककोलत जलप्रपात है। ककोलत जलप्रपात कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स, ये नवादा में है। ये भी बीपीएससी बार बार पूछता है। उसके बाद एक धुआंकुंड जलप्रपात है, एक आपका धुआंकुंड जलप्रपात है। धुआंकुंड जलप्रपात कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो ये रोहतास में है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? चलिए बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था 1931 में। 1931 में जो है गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल संकृत्यायन, अंबिका सिन्हा, इन सब के द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया था। एक समूह बनाया गया था लोगों का। वैसे प्रश्न पूछा भी गया था पिछली बार कि बिहार समाजवादी पार्टी यानी कि सोशलिस्ट पार्टी 1931 का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन में क्या दिया गया था? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण दिया गया था। पिछली बार ट्री 1 में और ट्री 2 में जो बिहार स्पेशल के प्रश्न पूछे गए थे, उनको कल ही मैंने कवर कराया था। एक बार उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। और भी लोग थे, इसमें एक समूह बनाया गया था, जैसे कि मैंने नाम भी बताया है, गंगा शरण सिंह, ठीक है ना। उसके बाद अब्दुल बारी, राहुल संकृत्यायन, अंबिका सिन्हा, ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि 1872 में बिहार हेराल्ड आरंभ किसने किया था? 1872 में बिहार हेराल्ड जो है, ये किसने आरंभ किया था? चलिए बताइएगा, राइट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स देखिए, 1872 में बिहार हेराल्ड का आरंभ जो किया था, ये किसने किया था? तो ये बाबा गुरु प्रसाद सेन ने किया था। बाबा गुरु प्रसाद सेन ने 1872 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किया था। तो यहाँ पर देखिए, बाबा गुरु प्रसाद सेन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिला में है? कौन सा वन्यजीव अभयारण्य जो है, यह बिहार के मुंगेर जिला में है? चलिए बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सा वन्यजीव अभयारण्य जो है, यह बिहार के मुंगेर जिला में है? सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड्स, मुंगेर में भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य है। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य है। तो यहाँ पर देखिए, भीम बांध हो जाएगा, ठीक है ना, भीम बांध। और गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य गया में है। राजगीर वन्यजीव अभयारण्य नालंदा में है। ये सब भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण में पड़ता है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य है ये भी आपका पश्चिम चंपारण बेतिया में पड़ता है, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न करेंगे कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का
वन आरक्षित प्रतिशत लगभग कितना है? बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वन आरक्षित जो भौगोलिक प्रतिशत है वो कितना है? अच्छा, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात आई है तो पहले आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है ये 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? और देखिए, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वन आरक्षित प्रतिशत जो है ये कितना है? तो फ्रेंड्स ये आपका 7.84% है। 7.84% है। और बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का अगर आपसे पूछा जाए कि वनावरण कितना है तो ये आपका 7380.79 वर्ग किलोमीटर पर है। यह आप इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, सर्वाधिक वनावरण वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वनावरण वाला जिला कैमूर है। सबसे कम वनावरण वाला जिला कौन सा है? तो ये शेखपुरा है। अच्छा, प्रतिशत में वहीं पूछ लिया जाए कि प्रतिशत के हिसाब से, प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाला जिला तो ये आपका कैमूर है और सबसे कम आपका शेखपुरा है। ठीक है ना, तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। क्लियर ना? चलिए, अच्छा ये तो आपका वनावरण पूछा गया। अगर आपसे वृक्षावरण पूछता कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण कितना है तो वृक्षावरण 2.48% है, वनावरण 7.84% और वृक्षावरण 2.48%। तो ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न करेंगे कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? चलिए बताइएगा, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? राइट आंसर बताइए इसका कमेंट करके क्या होगा। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु जो थे ये आनंद पांडे थे। कौन थे फ्रेंड्स? बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे थे। तो यहाँ पर देखिए आनंद पांडे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बिरसा मुंडा, आपको पता है ना कि मुंडा विद्रोह 1899 1900 के दरमियान हुआ था। मुंडा विद्रोह, इसी के ये नायक थे और मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में हुआ था, 1875 में। इसे भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। एक बार सभी लोग प्लीज सेशन को फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन जो है ये कहाँ पर हुआ था? सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। तो देखिए, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन जो हुआ था ये कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स? तो ये हजारीबाग में हुआ था। हजारीबाग में हुआ था। ठीक है ना, 1921 में हुआ था। बिहारी छात्र सम्मेलन यानी कि बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में, 1921 में ये आपका हजारीबाग में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरला देवी ने किया था। किसने किया था? सरला देवी ने किया था। सरला देवी ने किया था इसकी अध्यक्षता। तो ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस समिति की स्थापना किया था? बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस समिति की स्थापना किया था? चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा, फटाफट आंसर कमेंट करिएगा। बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस समिति की स्थापना किया था? तो 1906-7 में, 1967 में। ठीक है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ 1906-7 में। ठीक है ना, 1906-7 में बाबा ठाकुरदास ने पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किया था। ठीक है ना, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किया था। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। क्लियर ना फ्रेंड्स? तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? यहाँ घिरा बना लीजिएगा, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बताइए बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। सभी लोग आंसर कमेंट करिए कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो बिहार का जो राजगीर शहर है यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है ना, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसका उल्लेख महाभारत और रामायण में भी मिलता है। ठीक है ना, और राजगीर की पहाड़ियाँ विश्व में भी प्रसिद्ध हैं। इन 5 पहाड़ियों के नाम जो हैं ये आपका विपुलागिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और व्यवहारगिरी। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? विपुलागिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और व्यवहारगिरी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। राजगीर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अलीवर्दी खां को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था अलीवर्दी खां को? चलिए सभी लोग कमेंट करिए, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा।
अलीवर्दी खां को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो देखिए, बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन ने 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार यानी कि डिप्टी गवर्नर बनाया था। ठीक है ना। बंगाल के नवाब सरफराज के समय में बिहार के नायब सूबेदार अलीवर्दी खां ने विद्रोह कर दिया और सरफराज को गिरिया के युद्ध 1740 में गिरिया के युद्ध हुआ था, उसमें सरफराज को मार करके अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बनता है। पहले ये क्या था? पहले ये डिप्टी गवर्नर था, नायब सूबेदार था। 1733 ईस्वी में यह बना था, तो 1733 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। आधुनिक बिहार का निर्माता किसको माना जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक, शिक्षाविद, अधिवक्ता और पत्रकार थे और सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार प्रांत का वास्तविक निर्माता माना जाता है। निस्संदेह बिहार से बंगाल का जो पृथक्करण हुआ था, बिहार के जो बंगाल से पृथक्करण हुआ था, वो जो आंदोलन हुआ था, उसके ये आत्मा थे। बिहार और उड़ीसा प्रांत का गठन इनके अथक प्रयासों से ही हुआ था। सच्चिदानंद सिन्हा को बात करते हैं तो संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है ना। तो ये सब आप पॉइंट याद रखिएगा। सच्चिदानंद सिन्हा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1912 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो अभी मैंने आपको बताया है। राइट आंसर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। राइट आंसर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा, राइट आंसर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अब अगला प्रश्न है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। ठीक है ना। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? एक राज्य बना था अलग। ठीक है ना, प्रांत नहीं, राज्य बना था। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? तो फ्रेंड्स, यह बना था आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, वर्ष 1936 तक जो था बिहार और उड़ीसा संयुक्त रूप से एक प्रांत थे। वर्ष 1936 में भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा बिहार को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बंगाल बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? कब इसको स्वीकार किया गया? बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा। राइट आंसर इसका क्या होगा? चलिए आंसर कमेंट करिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिएगा, बिहार किराएदारी अधिनियम 1885 के द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को स्वीकार कर लिया गया। इस अधिनियम को बनाने का मुख्य उद्देश्य जमींदारी, काश्तकार के भूमि से संबंधित प्रथागत जो अधिकार थे उसको प्रख्यापित करना था। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 1885 में। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की कितनी सीटें आरक्षित हैं? बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए आरक्षित सीट पूछा गया है। चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, अनुसूचित जाति के लिए जो फ्रेंड्स बात करते हैं, तो आपको पता है ना कि बिहार विधानसभा में टोटल 243 सीट है और इन 243 सीटों में से 203 सीट जो है यह आपका सामान्य जनरल के लिए है, 38 सीट जो है यह अनुसूचित जाति के लिए है और 2 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है। 38 अनुसूचित जाति के लिए है और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट है। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितना है, जरा आप बताइए तो कमेंट करके। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या सभी लोग कमेंट करिए। तो बिहार विधान परिषद में 75 सीट हैं। ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिए कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत प्रदान किया गया। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पूछ सकता है। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत जो है बिहार में पंचायत निकायों में
महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया। और यह अधिनियम 8 अप्रैल 2006 से लागू हुआ था। यह अधिनियम कब से लागू हुआ था? तो 8 अप्रैल 2006 से लागू हुआ था। तो ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिख करके चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिख करके चंपारण की किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इसका कमेंट करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग आंसर कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स देखिए, पीर मोहम्मद मुनीस थे जिन्होंने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों से अपनी पुस्तक चंपारण की दुर्दशा लिख करके चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो राइट आंसर यहाँ पर पीर मोहम्मद मुनीस हो जाएगा, ठीक है ना। और इनकी कुछ अन्य पुस्तकें भी हैं, जैसे कि चंपारण में अत्याचार, चंपारण में महात्मा गांधी, ठीक है ना। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भागलपुर में नमक सत्याग्रह। अच्छा, नमक सत्याग्रह के हम बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। तो नमक सत्याग्रह के बारे में कल भी मैंने आपको पूरे डिटेल में बताया हुआ था, नमक सत्याग्रह के बारे में, ठीक है ना। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था कहाँ पर? तो चंपारण और सारण क्षेत्र में, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और आपको याद है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी करबंदी आंदोलन भी चलाया गया था, और बिहार में चौकीदारी करबंदी आंदोलन सर्वप्रथम बेतिया में शुरू हुआ था। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और प्रश्न पूछा गया कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है ये किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था आपका महादेवलाल सराफ। उसके बाद बात करते हैं दीप नारायण सिंह, रामेश्वर नारायण अग्रवाल, कैलाश बिहारी लाल, इन सब ने किया था, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर महादेवलाल सराफ, दीप नारायण सिंह, कैलाश बिहारी लाल, तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। बीपीएससी किस तरह से प्रश्न पूछता है तो ये सब नाम नहीं देगा, सिर्फ पूछता है महादेवलाल सराफ। तो अन्य नाम भी मैंने रखा हुआ है ताकि कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाए, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए, 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1939 अंबारी सत्याग्रह याद रखिएगा, और इसका नेतृत्व जो है राहुल सांकृत्यायन ने किया था। किसने किया था फ्रेंड्स? राहुल सांकृत्यायन ने किया था। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे कि बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? बिहार के किस जिले में साक्षरता दर जो है ये सबसे ज़्यादा है? चलिए कमेंट करिएगा, सभी लोग आंसर कमेंट करते चलिए। आंसर कमेंट करने से क्या होगा कि आपका रिवीजन होगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो सबसे ज़्यादा जो है साक्षरता दर के बारे में अभी मैंने आपको बताया भी था कल वाले वीडियोज़ में। और एक मैंने आपको बिहार की जनगणना 2011 भी अलग से एक सेशन कराया हुआ है, अगर आप उसको देख लेंगे तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा एग्जाम में। चलिए देखिएगा, सारा का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या फिर कमेंट बॉक्स में भी मैंने पिन कर दिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे ज़्यादा साक्षरता दर जो है ये आपको भी पता है कि कहाँ पर है फ्रेंड्स। तो सबसे ज़्यादा जो है रोहतास में है। रोहतास में कितना है? तो ये आपका लगभग 73.4% है, ठीक है ना। 73.37%, हम लोग 73.4 मान लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो रोहतास में है। तो रोहतास में यहाँ पर तो गलत दे रखा है, ठीक है ना। तो इसीलिए इनमें से कोई नहीं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रोहतास में बिल्कुल है, लेकिन ये 73 आपका कितना है? 4% है। कहीं कहीं आपको 73.37% मिल जाएगा, तो इसको हम 73.4% लिख सकते हैं। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर भी कहाँ पर है? तो रोहतास में ही है, ठीक है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है, चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सर्वोच्च लिंगानुपात यानी कि सर्वाधिक लिंगानुपात जो है यह बिहार के किस जिला में है? सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात जो है ये कहाँ पर है? सबसे पहले आप ध्यान दे दीजिए कि बिहार का लिंगानुपात कितना है। तो बिहार का लिंगानुपात 918 है। बिहार में शिशु लिंगानुपात पूछेगा तब कितना है?
शिशु लिंगानुपात 935 है। ये 2 पॉइंट क्लियर, 2 प्रश्न आपका क्लियर। बिहार में लिंगानुपात 918 है 2011 की जनगणना के अनुसार, और शिशु लिंगानुपात 935 है। सबसे अधिक जो लिंगानुपात है, सर्वोच्च लिंगानुपात, ये गोपालगंज का है। कितना है गोपालगंज का? तो 1021 है। ये डाटा आप याद रखेंगे, 1021 है। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है? तो ये मुंगेर में है। सबसे कम कहाँ पर है? मुंगेर में है। मुंगेर में कितना है? तो मुंगेर में 876 है। ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अब अगला प्रश्न है हमारा कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है BSTPS किस जिला में स्थित है? बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है ये किस जिला में है? चलिए जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा, इसका जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है यह पटना में है। ठीक है ना, पटना में है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए जिला पटना पड़ता है। उसके बाद देखिएगा कि दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल सिंचाई पद्धति कहलाती है। चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, सभी लोग आंसर इसका कमेंट करेंगे फ्रेंड्स कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए, बिहार में दक्षिण बिहार पूछा गया, यहाँ दक्षिण बिहार मेंशन भी कर दिया गया है कि दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति जो है ये क्या है? तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है आहर पाइन। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आहर पाइन। ठीक है, इसमें जल संसाधनों के प्रबंधन हेतु क्या किया जाता है? तो प्रतिधारण तालाबों एवं वाहिकाओं, नहरों का प्रयोग इसमें किया जाता है, आहर पाइन। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि बिहार में किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? कोसी नदी जो है ये गंगा नदी से मिलती है, किस स्थान पर? तो देखिए कोसी नदी जो मिलती है गंगा में, अच्छा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है ना, इसको सप्त कोसी के नाम से भी जाना जाता है, और यह बिहार राज्य के कटिहार जिले के कुर्सेला में यह गंगा नदी से मिलती है। अगर कुर्सेला ना दे करके कटिहार दे दिया जाए तो भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है ना, कुर्सेला में मिलती है। अगला प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? देखिए नहीं पूछा गया है, धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है। चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा। सभी लोग आंसर कमेंट करिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका रोहतास हो जाएगा। रोहतास जो है यह आपका नहीं है, रोहतास नहीं है। देखिए बिहार में भू स्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं, जबकि रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है, और इस क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है ना, इस क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टान पाई जाती हैं। तो धारवाड़ भू स्तरीय रचना मुंगेर और जमुई में, रोहतास में नहीं पाया जाता, विंध्यन क्रम की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिला में स्थित है? अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2-3 प्रश्न आपका कवर हो जाएगा। ब्रह्मयोनी हिल जो है ये कहाँ पर है? सबसे पहले तो ये आप कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए ब्रह्मयोनी हिल जो है ना फ्रेंड्स ये गया में है। ठीक है ना, गया में और भी बहुत सारे हिल्स हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। गया में एक रामशिला हिल है। रामशिला हिल कहाँ पर है? तो ये गया में है। प्रेतशिला कहाँ पर है? प्रेतशिला भी गया में है। और आजकल पूछा जा रहा है बीपीएससी के द्वारा, जो डुंगेश्वरी हिल कहाँ पर है? डुंगेश्वरी हिल, डुंगेश्वरी हिल भी गया में है। ठीक है ना, ये तीनों रामशिला, प्रेतशिला, ब्रह्मयोनी, डुंगेश्वरी, ये सब कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये गया में है। ठीक है, और एक मुंडेश्वरी है, एक मुंडेश्वरी है, एक मुंडेश्वरी है। मुंडेश्वरी कहाँ पर है? तो मुंडेश्वरी कैमूर में है, मुंडेश्वरी कैमूर में है। ठीक है ना, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। और आपको मंदार पर्वत तो पता ही है, बांका में पड़ता है मंदार पर्वत। ठीक है ना, तो ये सभी पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? राइट आंसर इसका क्या होगा? बताइए, सभी लोग आंसर कमेंट करिए इसका। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो नदी है, यह कौन सी नदी जो है, यह आपका फतुहा के पास गंगा में मिलती है। तो फ्रेंड्स यह नदी पुनपुन नदी है। पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार, पलामू, झारखंड से निकल करके बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है, और पटना जिले के समीप यह फतुहा में आकर के गंगा नदी में मिल जाती हैं। तो यहाँ पर आपका पुनपुन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को किससे प्रदर्शित किया जाता है? कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार। देखिए कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की बात करते हैं तो कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो है
उत्तरी बिहार जो है यानी उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? चलिए पहले इसका आंसर कमेंट करिए, फिर मैं आपको दक्षिण बिहार के बारे में भी बताता हूँ। चलिए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए इसका राइट आंसर जो होगा ये आपका CWG हो जाएगा। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो है आपका उत्तर बिहार की जलवायु को प्रदर्शित किससे किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है किससे? तो CWG के द्वारा, ठीक है ना। और दक्षिण बिहार की जलवायु को AW से इसको सूचित किया जाता है, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न कर लेंगे फ्रेंड्स कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर जो है यह किस नदी पर निर्मित है? चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा। त्रिवेणी नहर जो है यह किस नदी पर निर्मित है? सभी लोग आंसर कमेंट करिए। त्रिवेणी नहर जो है यह गंडक नदी पर स्थित है, ठीक है ना। और पश्चिम चंपारण जिला में त्रिवेणी नामक स्थान पर जो है यह स्थित है। तो यह आप गंडक नदी याद रखिएगा, ठीक है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। देखिए दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़क मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना। देखिए गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती ये सब नदियां हैं वहाँ पर, और प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी से लाए गए जो गाद और मलबा होता है उन्हीं के निक्षेपण से नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी कि खादर मिट्टी का निर्माण होता है। और यह मिट्टी खास करके धान, गेहूँ, पटसन, गन्ना जैसे फसलों के उत्पादन के लिए काफ़ी सहायक होती हैं। तो ये नवीन जलोढ़क मिट्टी, ठीक है। नवीन जलोढ़क मिट्टी को खादर कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। तो ये सब भी आप ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग आंसर कमेंट करिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार का कौन सा जिला जो है सबसे अधिक घने पतझड़ वन वाले क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो यह जिला कौन सा है फ्रेंड्स? यह जिला आपका पश्चिम चंपारण है, ठीक है। 2021 का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार पश्चिम चंपारण जिला होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। पश्चिम चंपारण यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? अभी मैंने आपको बताया भी था, और ये प्रश्न मैं चाहता हूँ कि आप इसका आंसर कमेंट करिए। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है ना। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा यहाँ पर सही दिया गया है? कौन सा जोड़ा यहाँ पर सही दिया गया है? चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा कि इनमें से कौन सा जोड़ा जो है सही दिया गया है। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा, कौन सा जोड़ा इसमें से सही दिया गया है? तो इसमें से देखिए सारे के सारे जोड़ा जो हैं ये आपको सही दिए गए हैं, ठीक है ना। क्योंकि ऑयल रिफाइनरी बरौनी में है, ये आपको भी पता है, सोवियत संघ की सहायता से इसको स्थापित किया गया था। और बेगूसराय में है, सीमेंट बंजारी में है, और फर्टिलाइजर भैराही में। तो ये सारे के सारे बिल्कुल सही सुमेलित दिए गए हैं, ठीक है ना। तो एक से अधिक यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिलता है? बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिलता है? तो सबसे अधिक सोने का भंडार कहाँ पर मिलता है? चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा कि बिहार के किस जिला में सबसे अधिक सोने का भंडार मिलता है। फटाफट आंसर कमेंट करिए, सभी लोग आंसर कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स ये आपको पता है ना कि जमुई में, तो यहाँ पर जमुई राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस आंदोलन के दौरान, अच्छा जमुई में मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। जमुई में नागी और नकटी पक्षी विहार है। नागी नकटी पक्षी विहार पूछेगा कहाँ पर है? नागी ये 9 है, नागी नकटी पक्षी विहार, नकटी पक्षी विहार कहाँ पर है? नागी नकटी पक्षी विहार तो जमुई में है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। किस आंदोलन के दौरान बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में मैजिक लालटेन का लेक्चर आयोजित किया गया था? मैजिक लालटेन का लेक्चर जो है यह किस आंदोलन के दौरान बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में आयोजित किया गया था? अब यहाँ से देखिए किस तरह से प्रश्न बीपीएससी घुमा फिरा करके पूछेगा। पहले तो ये पूछ लीजिएगा, यहाँ पर आंदोलन का नाम दे देगा, जैसे कि इसका मैं आंसर पहले बता देता हूँ आपको, ये सविना अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ठीक है ना। तो पूछ लेगा प्रश्न कि सविना अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में कहाँ पर जो है मैजिक लालटेन का लेक्चर आयोजित किया गया था? तो ये मुजफ्फरपुर में किया गया था, ठीक है ना।
किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो ये मैंने आपको बता दिया, सविनय आज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? सत्याग्रही बना लीजिएगा, ठीक है ना। प्रथम सत्याग्रही यहाँ पर बना लीजिए, कौन है प्रथम सत्याग्रही? सत्याग्रही, प्रथम सत्याग्रही बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की। अच्छा, व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में जो राष्ट्रीय स्तर पर था उसको तो पता ही कि पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे राष्ट्रीय स्तर पर, और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। ठीक है ना, राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन बिहार में जो हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसके प्रथम सत्याग्रही जो थे ये श्री कृष्ण सिंह थे। श्री कृष्ण सिंह राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे, दूसरे सत्याग्रही। ठीक है ना। चलिए, और गांधी जी से प्रभावित होकर के ताना भगत के अनुयायियों ने भी इसमें भाग लिया था, इस सत्याग्रह में भाग लिया था ताना भगत के अनुयायियों ने, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था कब? तो 28 नवंबर 1940 को, 28 नवंबर 1940 को। आगे प्रश्न आपको मिलेगा भी, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? चलिए बताइएगा, सभी लोग आंसर कमेंट कर दीजिए, मैंने अभी बताया है। तो 28 नवंबर 1940 को। अगला प्रश्न हमारा कि पटना युवा संघ की स्थापना कब हुई थी? पटना युवा संघ की स्थापना मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है यह आपके एग्जाम के लिए। पटना युवा संघ की स्थापना कब हुई थी और किसने किया था इसकी स्थापना? जानते हैं? कमेंट करके बताइए। जानते हैं तो कमेंट करिए। तो देखिए, पटना युवक संघ की स्थापना जो है यह किया गया था मानिंदर राय के द्वारा। मानिंदर राय के नेतृत्व में किया गया था, मानिंदर राय के नेतृत्व में किया गया था। कब किया गया था? तो पटना युवा संघ की स्थापना 1927 में किया गया था मनिंदर राय के नेतृत्व में। 1927 इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिला में नग्न हड़ताल का आयोजन किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिला में नग्न हड़ताल का आयोजन किया गया था? चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। नग्न हड़ताल का आयोजन किया गया था छपरा जेल में। ठीक है ना, किस जेल में किया गया था? जेल पूछा गया है, किस जेल में किया गया था? तो ये छपरा जेल में किया गया था, इसे आप ध्यान रखिएगा। कब नग्न हड़ताल आयोजन किया गया था? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में हुई थी, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा, बताइए 1930 में हुआ था, सन याद रखेंगे, और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो देखिए मई 1930 में ठीक है ना, सर अली इमाम की अध्यक्षता में पटना स्वदेशी लीग की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे कौन? सर अली इमाम। सर अली इमाम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था? चलिए बताइए, वीवीआई क्वेश्चन है ये सारे के सारे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था? सभी लोग आंसर कमेंट करिए, राइट आंसर इसका क्या होगा? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये आपका बांकीपुर अधिवेशन था, जो बांकीपुर पटना में 1912 में हुआ था। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये पहला अधिवेशन था, बांकीपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता RN माधोलकर ने किया था। और 1922 में दूसरा अधिवेशन बिहार में हुआ था, ये गया में हुआ था। इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था, CR दास ने किया था। तो ये आप याद रखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन 1912 में पहली बार एक प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि 1940 में रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? वीवीआई क्वेश्चन है, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सभी लोग आंसर कमेंट करिए, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसकी अध्यक्षता किया था अबुल कलाम आज़ाद ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने किया था? द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन जो है किसने किया था? सभी लोग आंसर कमेंट करिए, बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। द मदरलैंड अखबार का प्रकाशन किसने किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, ये मजहरुल हक ने किया था। और मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम से, सदाकत आश्रम की स्थापना, इसका निर्माण मजहरुल हक ने किया था। दीघा पटना के निकट सदाकत आश्रम का निर्माण किया था। और इसी सदाकत आश्रम से 1921 में इन्होंने द मदरलैंड नामक अखबार निकालना शुरू किया था। ठीक है ना। तो यहाँ पर मौलाना मजहरुल हक राइट आंसर हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आप देख सकते हैं आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उनको मैंने कवर करा दिया है। सेशन पसंद आया है तो एक बार लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स इसको शेयर